हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग समझने जा रहे हैं क्लास 12th केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है हेनरी का नियम, सीमाएं तथा अनुप्रयोग। आपको बता दूं कि आपके बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न कई बार आ चुके हैं कि हेनरी के नियम क्या है, इसको लिखिए, साथ ही साथ इनकी सीमाएं और अनुप्रयोग को भी लिखिए। ठीक है, और यही कारण है कि आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके जुड़ें, ताकि और भी बेहतरीन वीडियोस आपको इसी यूट्यूब चैनल से प्राप्त हो सके। ठीक है, तो चलो हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझते हैं हेनरी का नियम क्या होता है इस बारे में। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आप लोग सीख रहे हो क्लास 12th केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 1, जिसका नाम है विलयन, जिसे हम बोलते हैं सॉल्यूशन। और इस यूनिट में आपको केवल 2 ही चैप्टर पढ़ने हैं, जिसमें से हमने ऑलरेडी पहला चैप्टर का शुरुआत कर दिया है, जिसका नाम है विलयन के प्रकार एवं सांद्रता, और इसका ये वीडियो नंबर 4 है। ठीक है, आपको बता दूं कि इसी चैप्टर का हमने ऑलरेडी 3 वीडियो बना करके अपलोड किए हुए हैं। अगर आप पिछले तीनों वीडियो को नहीं देखे हैं तो आज की वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पे आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा और वहां से जाकर के तीनों वीडियो को आप क्रम से देख सकते हैं और सुंदर सा नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो चलो हम आज के बेसिकली इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं जो हमें पढ़ना है। तो जैसा कि हमने शुरुआत में ही आपको बताया है कि हमें पढ़ना है हेनरी का नियम क्या होता है इसके बारे में, फिर हम समझेंगे हेनरी के नियम की सीमाएं क्या होती है इसके बारे में, इसके साथ ही साथ समझेंगे हेनरी के नियम का अनुप्रयोग क्या होता है इसके बारे में। ठीक है, तो चलो हम समझते हैं हेनरी का नियम यानी हेनरीज लॉ। सबसे पहले आपको बता दूं कि जब तक आप इस फिगर को नहीं समझेंगे तब तक आपको हेनरी का नियम ठीक से समझ में नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन फिर भी इसका नियम एक बार मैं पढ़ दे रहा हूं। इसमें लिखा हुआ है कि स्थिर तापमान पर, यानी जब तापमान स्थिर रहे, टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, तब क्या ना, इसमें लिखा है कि स्थिर तापमान पर किसी द्रव में किसी गैस की जो विलेयता होती है, मान लो हमारे पास कोई द्रव है और उसके अंदर मैं चाह रहा हूं किसी गैस को घोलने के लिए। ठीक है, वैसे जो गैस होते हैं किसी द्रव में आसानी से तो घुलता नहीं है, लेकिन फिर भी हम किसी गैस को किसी द्रव में घुलना अगर चाहेंगे तो गैस की जो घुलने की क्षमता है वो दाब के समानुपाती होता है। ऐसा बताए थे कौन? हेनरी साहब ना। तो इसमें ध्यान देना कैसा लिखा गया है कि स्थिर तापमान पर किसी द्रव में किसी गैस की जो विलेयता होती है, यानी गैस की घुलने की जो क्षमता होती है, वो विलयन के सतह के ऊपर उस गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होता है। ठीक है, इस बात को हम समझते हैं इस फिगर के माध्यम से। ध्यान से समझिए, जैसे मान लो कि हमारे पास एक बर्तन है और बर्तन में हमने किसी द्रव को ले रखा है और मैं चाह रहा हूं कि किसी गैस को मैं इसके अंदर घोलूं। ठीक है, तो जब भी आप किसी गैस को किसी द्रव के अंदर घोलना चाहते हैं तो उसके लिए आप क्या करेंगे कि गैस के ऊपर से आप दाब लगाएंगे। क्या करिएगा? गैस के ऊपर आप दाब लगाइएगा, और कैसा दाब? तो उच्च दाब, यानी बहुत ही ज्यादा दाब। तो आप जानते होंगे कि जो गैस के जो कण होते हैं ना, वो स्वतंत्र अवस्था में इधर उधर घूमते रहते हैं, लेकिन जब आप प्रेशर लगाइएगा, दाब लगाइएगा, तो उसके कारण से जो गैस के कण होते हैं धीरे धीरे नजदीक आने लगते हैं, और जैसे जैसे नजदीक आते हैं कोशिश करते हैं आपस में एक दूसरे से चिपकने के लिए। तो और एक कंडीशन ऐसी आ जाती है कि आपस में चिपक जाते हैं और चिपकने के बाद द्रव में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसा कि आप जानते होंगे कि जैसे मान लो कि आप लोग के घरों में जो एलपीजी गैस आती है, सिलेंडर जिससे आप खाना पकाते हैं, उसमें भरी होती है एलपीजी गैस, यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस ना। तो दरअसल इस सिलेंडर के अंदर गैस होता है, लेकिन जब भी आप हिला करके इसको सुनेंगे ना कान लगा करके, तो आपको ऐसा महसूस होगा कि इसके अंदर कोई द्रव भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। तो दरअसल होता यह है कि इसके अंदर पानी नहीं है, इसके अंदर है तो कौन? गैस। कौन सा गैस? तो एलपीजी गैस, लेकिन इसके अंदर उच्च दाब के माध्यम से भरा गया है, बहुत ही प्रेशर के साथ, और इसी के वजह से जो एलपीजी के जो कण है, एलपीजी गैस के कण, वो बहुत ही नजदीक आ गए हैं, और इतना नजदीक आ गए हैं कि द्रव में कन्वर्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो वही कंडीशन यहां भी अप्लाई हुआ है कि अगर हमारे पास कोई बर्तन है, उसमें कोई द्रव ले रखा है, तो अगर हम इसके अंदर किसी गैस को हम घोलना चाहेंगे
तो दाब लगाएंगे, तो जितना दाब लगाएंगे उतना ही तेजी के साथ यहाँ पे गैस द्रव में कन्वर्ट होती चली जाएगी और इसमें घुलती चली जाएगी। तो वैसे ही एग्जांपल के लिए हमने यहाँ पे लिखा है ऑक्सीजन और यहाँ पे द्रव लिया है पानी, ठीक है। तो अगर हम ऑक्सीजन को पानी के अंदर घुलना चाहेंगे तो इसके ऊपर हम दाब लगाएंगे, अगर दाब लगाएंगे तो ऑक्सीजन क्या करेगा, पानी के अंदर घुल जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देना, हेनरी का नियम ये कहता है कि अगर मान लो कोई गैस है और इसको हम किसी द्रव के अंदर घुलना चाह रहे हैं, ठीक है, तो गैस की जो घुलने की क्षमता है, क्या चीज, गैस की घुलने की क्षमता या गैस की विलेयता जो होती है ये दाब के समानुपाती होता है। यानी जैसे जैसे आप दाब बढ़ाइएगा वैसे वैसे गैस की विलेयता भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो इसी नियम को यहाँ पे लिखा गया है कि स्थिर तापमान पर किसी द्रव में किसी गैस की जो विलेयता होती है वो विलयन के सतह के ऊपर गैस के जो आंशिक दाब होती है ना उसी के समानुपाती होता है, ठीक है। इसी को दूसरे भाषा में यहाँ पे लिखा गया है जो आपके लिए बहुत ही आसान रहेगा, ध्यान से समझिए। वही चीज यहाँ भी लिखा गया है कि स्थिर ताप पर, इसमें भी लिखा हुआ है स्थिर तापमान, इसमें भी लिखा गया है स्थिर ताप ना। हमने यहाँ पे दो नियम लिखे हैं, दोनों सेम है। इसमें लिखा है कि स्थिर ताप पर किसी द्रव में किसी गैस की जो विलेयता होती है वो दाब के समानुपाती होता है। मान लो कोई द्रव है, इसके अंदर किसी गैस को हम घुलना चाह रहे हैं, तो गैस की जो घुलने की क्षमता होगी वो दाब के समानुपाती होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने लिखा है कि जो विलेयता है ये दाब के समानुपाती होगा। इसका मतलब ये हुआ जो विलेयता है किसका, गैस की घुलने की क्षमता, विलेयता जो है दाब के समानुपाती होता है। यानी दाब के समानुपाती, ये समानुपाती का चिन्ह है या अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है, ठीक है। तो विलेयता को हम m से दिखाते हैं और दाब को p से, और ये जो चिन्ह है इसको ऐसे ही लगा देना है, ठीक है। इसके बाद क्या करना है कि इस चिन्ह को यहाँ से हटाएंगे, जब हटाएंगे तो यहाँ पे बराबर का चिन्ह आएगा, जब बराबर के चिन्ह आएगा तो इसके साथ ही साथ एक कांस्टेंट आता है KH इंटू P है, तो P यहाँ पे है ना। अब यहाँ पे KH है क्या भाई, तो यह है हेनरी स्थिरांक, क्या है, हेनरी स्थिरांक ना। ये जो कांस्टेंट आया है नियतांक स्थिरांक, ये एक तरह का हेनरी स्थिरांक है, ठीक है। तो यहाँ पे M क्या है भाई, तो M विलेयता है या फिर घुली हुई गैस की मात्रा है, यानी कितना गैस इसमें घुला है उसी की मात्रा है। कौन भाई, तो ये कौन, जो m है, ओके। इसके साथ साथ जो KH है यह है हेनरी स्थिरांक, क्या है, हेनरी स्थिरांक, और P जो है वो दाब है, प्रेशर है, ठीक है। एक बात आपको बता दूं, जो ये हेनरी स्थिरांक होता है इसका मान अलग अलग गैसों के लिए अलग अलग होता है, ठीक है। इसी बात को हमने नोट में लिखा हुआ है, क्या चीज लिखा है कि अलग अलग गैसों के लिए हेनरी स्थिरांक KH का जो मान होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ गैसों का हेनरी स्थिरांक। जैसे मान लो कि हमारे पास हीलियम है, तो हीलियम का हेनरी स्थिरांक होता है 144.97 बार एटीएम या पास्कल, ठीक है। ध्यान देंगे कि अगर हमने यहाँ पे एक हेनरी स्थिरांक लिया है तो इसका एक यूनिट भी होता है, क्या चीज, बार या एटीएम या पास्कल ना। तो पास्कल भी दाब का मात्रक है, एटीएम जो है वायुमंडलीय दाब को मापते हैं, और जो बार है ये भी इसी का मात्रक है, ठीक है। तो अधिकतर बार का ही प्रयोग होता है। तो हम ऐसा बोलेंगे कि जो हीलियम है इसका हेनरी स्थिरांक है 144.97 बार। इसी प्रकार से जो हाइड्रोजन है इसका है 69.16 बार, इसी प्रकार से नाइट्रोजन का है 76.48 बार, और उसी प्रकार से जो ऑक्सीजन है इसका है 34.86 बार आदि, ठीक है। तो इसी प्रकार से और भी जो गैस होती हैं सभी गैस के लिए हेनरी स्थिरांक का मान अलग अलग होता है, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे कि हेनरी का नियम क्या है, ज्यादा कुछ नहीं है। हेनरी का नियम आता है तो केवल आप इतना लिखेंगे कि स्थिर ताप पर किसी द्रव में किसी गैस की जो विलेयता होती है वो दाब के समानुपाती होता है, अर्थात जो विलेयता होगी दाब के समानुपाती होगा। विलेयता को m से दिखाना, दाब को p से दिखाना, और जो m है इक्वल टू, आप इसको हटाकर यहाँ पे KH रखना इंटू p, और साथ ही साथ इसका नाम लिखना भूलना नहीं है, ठीक है। m को लिखना घुली हुई गैस की मात्रा है, KH क्या है तो हेनरी स्थिरांक है, p क्या है तो दाब है, इस प्रकार से लिख देंगे। और साथ ही साथ लास्ट में आपको ये बता देना है कि अलग अलग गैसों के लिए हेनरी स्थिरांक KH का जो मान होता है ये भी अलग अलग होता है, ठीक है। तो हेनरी का नियम बस इतना ही है। अब समझो हेनरी के नियम की सीमाएं क्या होती है इस बारे में। अब समझिए हेनरी के नियम की सीमाएं। इसमें लिखा गया है कि इनका नियम तभी लागू होता है, किनका नियम भाई, तो हेनरी का नियम तभी लागू होता है जब
दाब अधिक ना हो। ठीक है, अगर दाब अधिक रहेगा तो उस कंडीशन में हेनरी का नियम लागू नहीं होगा। ठीक है, तो दाब अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरा सीमा ये कहता है कि ताप बहुत कम ना हो, यानी दूसरी कंडीशन में ये कहा गया है कि ताप बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ताप बहुत कम कर दें, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसी कंडीशन रहेगी तो हेनरी का नियम लागू नहीं होगा। तीसरी बात इसमें लिखा गया है कि जो गैस है ना, ये विलायक में बहुत कम विलेय हो। ऐसा भी नहीं है कि जो गैस है एकदम पूर्ण रूप से विलेय हो, किसमें? विलायक में। ठीक है, तो जो गैस है उसकी प्रकृति ऐसी होनी चाहिए कि विलायक में बहुत कम विलेय हो, तभी लागू होगा। क्या चीज? हेनरी का नियम। अगला है कि गैस की जो आणविक अवस्था है, यानी जो गैस के जो कण है, अणु है, उसकी जो अवस्था होनी चाहिए, कैसी होनी चाहिए? तो द्रव व गैस दोनों अवस्थाओं में समान होनी चाहिए। अगर द्रव और गैस दोनों अवस्था में इसकी आणविक अवस्था समान है तो हेनरी का नियम का पालन होगा। अगर समान नहीं है तो उस कंडीशन में हेनरी का नियम लागू नहीं होगा। ठीक है, तो आप समझ चुके कि हेनरी के नियम की सीमा क्या क्या है। अब समझिए हेनरी के नियम का अनुप्रयोग, जो आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें लिखा गया है कि शीतल पेय पदार्थों में कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता बढ़ाने के लिए बोतलों को उच्च दाब पर बंद किया जाता है। इसका मतलब यह है कि हमारे पास अगर कोई शीतल पेय पदार्थ है, जैसे मान लो कोल्ड ड्रिंक, तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की विलेयता को बढ़ाने के लिए उच्च दाब दी जाती है। यानी आप देखे होंगे जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल होती है जिसको आप पीते हैं ना, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली होती है उच्च दाब पर। ठीक है, तो इसीलिए जब आप कोल्ड ड्रिंक के बोतल को हिला करके उसका ढक्कन खोलते हैं तो ऊपर से लगता है झाग फेंकने। ठीक है, तो इसका मतलब यही है कि उसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वही बाहर निकलना चाहता है ना। तो शीतल जो पेय पदार्थ होते हैं उसमें गैस को घोला जाता है। कौन सा गैस? तो कार्बन डाइऑक्साइड। अब समझिए अगला अनुप्रयोग जिसमें लिखा हुआ है कि गोताखोर जो होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन व हीलियम को भी ले जाते हैं। आप लोग ध्यान दिए होंगे, जो गोताखोर होते हैं, जो समुद्र के अंदर कुछ नए नए चीज खोजते हैं, ठीक है, वो सिलेंडर में ऑक्सीजन के साथ साथ नाइट्रोजन और हीलियम गैस को भी लेके जाते हैं ताकि वो जीवित रह सके। ठीक है, तो अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा वहां पे तो वो मर जाएगा। तो इसीलिए जो गोताखोर होते हैं इस ऑक्सीजन को सिलेंडर में भरकर ले जाते हैं। अब समझिए अगला अनुप्रयोग जिसमें लिखा हुआ है कि अधिक ऊंचाई पर ऑक्सीजन को ले जाते हैं टैंक में। कौन? तो पर्वतारोही ले जाते हैं। यानी ऐसे ऐसे लोग जो पर्वतों पे चढ़ते हैं वो ऑक्सीजन को टैंक में भरकर ले जाते हैं। इसका पीछे कारण क्या है? तो जो पृथ्वी की सतह होता है ना, वहां पर ऑक्सीजन का लेवल ठीक है, लेकिन जैसे जैसे आप पृथ्वी की सतह से ऊपर चले जाएंगे वैसे वैसे ऑक्सीजन का लेवल घटती जाती है। तो उसी लेवल को मेंटेन करने के लिए, अपने बॉडी की जो बैलेंस है उसको बैलेंस में रखने के लिए बॉडी को, वो क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को टैंक में भर के ले जाते हैं ताकि ऑक्सीजन की कमी को ऊपर में पूरा कर सके। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग समझ चुके हैं हेनरी का नियम, हेनरी के नियम की सीमाएं और साथ ही साथ इसका अनुप्रयोग। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े ताकि और भी वीडियोस आपको इसी चैनल पे प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।